जय हिंद देश के निर्माताओं। आज कंटिन्यू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरह अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है 19th सेंचुरी में। अब तक हम ये जान चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बुनियादी विचारधारा है उसके ऊपर एक प्रतिबंध लगाने की कोशिश है। इस एक्ट के बाद, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद देखिए ऐसा है कि एक दौर चलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ये साहब क्या करते हैं, ये बहुत सारे बदलाव लेके आते हैं, बहुत सारे बदलाव लाते हैं। पर हमारे लिए हम देखिए, हम एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वहीं तक अपना एक पर्सपेक्टिव रखेंगे, उसके बाहर अभी नहीं जाएंगे। जब दूसरा फेज आएगा तब जाएंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, जस्टिस, इनके ऊपर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाते हैं, कोतवालियाँ बनाई जाती हैं, सिविल सर्विसेज के ऊपर संशोधन किया जाता है। देखिए यहाँ पे सिविल सर्विसेज का एक अलग से बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन बेस है, तो ये हम अलग से सारा कुछ देखते हैं। लॉ में क्या होता है, अलग अलग कंपाइलेशन और ड्राफ्ट्स बनकर तैयार किए जाते हैं। जस्टिस में कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे 4 कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ढाका, मुर्शिदाबाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा यहाँ पे कंसर्न ये है कि 1773 और 1813 एक चीज़, फिर 1813 से 1833, तो ये दो चीज़ें हम देखेंगे। ये कंपैरिजन क्या है। दिस इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दिस इज चार्टर एक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, अगर ये आपको समझ आते हैं फिर आपको पता लगेगा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो किस तरह कंपनी के भविष्य का एक कथन बनकर तैयार होता है। देखिए 1773 में हमने ये देखा था कि जो कंपनी है, जैसे कि आप कल वाले जो प्रीवियस हमारी क्लास है उसमें ये सारा कुछ बताया गया, तो इसमें गवर्नर जनरल के बारे में बताया था, उनके काउंसिल के बारे में बताया था, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हुआ था उसके बारे में बताया था। तो ये सारा कुछ था, इस तरह करके चल रही थी बात। तो 1813 में क्या चीज़ बनकर तैयार होती है, देखिए 1830 में एक तो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर का बात सामने आता है। दूसरी चीज़ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आती है। क्लियर। तो इनको पहले हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर में 1830 में क्या हुआ, एक देखिए इंग्लैंड में ना यहाँ पे अब कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिसके कारण 1808 में ये चार्टर एक्ट की बुनियाद रखी जाती है। यहाँ पे इनिशिएशन होती है इसकी, किसकी, चार्टर एक्ट के तैयार होने की। अब इनिशिएशन जो थी वो इंस्पायर्ड थी, किससे इंस्पायर्ड थी, यूटिलिटेरियनिज्म से। व्हाट वाज यूटिलिटेरियनिज्म, उसमें यही होता है, देखिए एक ये विचारधारा है, इसमें हम इस तरह रहते हैं, समाज को चलाते हैं जिसमें जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से ज़्यादा लोगों का भला किया जाए। दिस इज यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये विचारधारा 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लैंड में बहुत प्रचलित थी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी थी, लिबरलिज्म। तो इन दोनों को लेके किसी तरह ये सोचा गया कि जितने भी हमारी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से विकास किया जाए। अब ये जो विकास था ये एजुकेशन से था, ये धर्म का प्रचलन बढ़ाने के लिए था, बहुत सारे मिशनरीज भी आए। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स याद हों तो
आपको ये बताया था कि किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन की बढ़ोतरी हुई भारत में। फर्दर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह 19th सेंचुरी में इंग्लैंड या ब्रिटेन की जो सरकार थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ये चाहते थे कि भारत के लोग अच्छे से रहें। सती को बैन करवा दिया गया, चाइल्ड मैरिज थी उसको बदलाव किए गए उसके ऊपर, और फिर जो एजुकेशन थी बच्चों की उसको बढ़ोतरी दी गई। तो ये सारा कुछ, तो इसको लेके यहाँ से विचारधारा का सृजन होता है। तो ये एजुकेशन था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ये 1 लाख रुपए जो भी इनके कंट्रोल एरियाज थे वहाँ पे इन्होंने देना था। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है सर? इसको आप ये समझिए कि जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर कब्जा किया, उस ही दौर में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है 1757 में। अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपको मेरे ख्याल में इस चीज़ को इसका पता ही होगा कि वो है इंडस्ट्रियलाइज कर देना चीज़ों को, मशीनरी का युग एक प्रचलन हो जाना उसका। उसी तरह डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि जो भी आर्टिजन्स हैं या क्राफ्ट्समैन हैं उनसे सारा कुछ छीन लेना। भारत में जितनी भी इंडस्ट्री थी उसका समापन कर देना, लोगों के पास काम ना बचना, चाहे वो स्मॉल सेक्टर है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो बड़े एंटरप्राइजेज हैं। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, जो यहाँ पे किसान थे या आर्टिजन्स थे वो क्या बन के जाके एग्रीकल्चर अपना लिया उन्होंने। अब एग्रीकल्चर अपनाने के साथ यहाँ पे अंग्रेज़ों का क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए यहाँ पे इंग्लैंड में चल रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें चाहिए कॉटन कपड़ा बनाने के लिए। कॉटन कहाँ से आएगी? खेतों से आएगी, एग्रीकल्चर से आएगी। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी मार्केट बढ़ाने का एक तरीका था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्री प्रचलन हुआ इंडस्ट्री का, उसको बढ़ोतरी देने के लिए कॉटन एग्रीकल्चर से आनी थी। तो वो एग्रीकल्चर कहाँ से, कॉटन कहाँ से आएगी? भारत से आएगी। दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन कंसेप्ट। तो एक तरफ तो हमारे यहाँ पे अच्छाई हो रही है, दूसरी तरफ हमारा उत्पीड़न भी किया जा रहा है। क्लियर? थर्डली, इसके बाद क्या चीज़ है? देखिए इसके बाद ये है कि बहुत सारी वॉर्स भी की होती है यहाँ पे। अब वॉर्स की होती हैं, देखिए इसका सिंपल आंसर, जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ उतनी ज़्यादा ज़मीन की एक्वायरिंग, जितनी ज़्यादा एक्वायरिंग उतना एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी, कॉटन में बढ़ोतरी, जो उनकी इंग्लैंड की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसमें बढ़ोतरी। तो ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी। तो यहाँ पे वॉर्स मतलब मोर लैंड दैट एम्प्लॉयज मोर एग्रीकल्चर, मोर कॉटन, और कॉटन ज़्यादा है तो सिस्टमैटिक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। तो ये सारा एक 1813 चार्टर की विचारधारा थी। अब 1833 में क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1833 में इसका चार्टर एक्ट जो है ये बहुत अलग तरीके से, देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ। 4th पॉइंट है इसका मोनोपोली। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा और सबसे अहम पॉइंट है। मोनोपोली यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है, मोनोपोली ख़त्म कर दी जाती है सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर। एक तो टी, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चाय लेके आएगी, उसके लिए उनके पास पूर्ण अधिकार है। दूसरी चीज़, चाइना के साथ जो व्यापार है उसके ऊपर उसको छूट है। तो कोई और कंपनी ब्रिटेन की बाहर चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेगी। कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। फर्दर अब यहाँ पे देखिए ये जो चार्टर एक्ट है ना,
ये वाला, ये तो आप समझिए कि फांसी का फंदा है इसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मोनोपोली की बात करते हैं। मोनोपोली यहाँ पे ख़त्म, कोई मोनोपोली नहीं है किसी भी तरह की, तो मोनोपोली का यहाँ पे खात्मा हो जाता है। दूसरी चीज़ सर, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको याद हो, इस एक्ट में गवर्नर जनरल और काउंसिल हुआ करते थे। गवर्नर जनरल किसके? बंगाल के। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पदवी उठकर सामने आती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इनके साथ एक काउंसिल भी बन के तैयार होता है जिसको एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं। और इसमें अब क्या है, अब संशोधन क्या है इसमें? इसमें 3+1 का एक पैरामीटर डिसाइड किया। 3+1 मतलब 3 तो हैं मेंबर्स, और जो 1 है वो कौन है? लॉ मेंबर। ये किसका विचार था, किसकी एडवाइस थी? ये थी मैकॉले की एडवाइस पे। जी हाँ, आपकी गणना बिल्कुल सही है कि ये वही मैकॉले साहब हैं जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स में मैकॉले मिनट दिया था। तो इस तरह करके ये दोनों चीज़ों में यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को बहुत ज़ोर डाल के बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और इनसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनके पास सुपीरियरिटी थी बाकी के गवर्नर जनरल से। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब इन दोनों को लेके इस एक्ट में इतनी बड़ी, ये दो बड़ी ज़बरदस्त बदलाव थे। तीसरी चीज़ सर ऐसे है कि जो भी हाई कोर्ट्स वगैरह एस्टेब्लिश हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस में जो जस्टिस का सिस्टम था, यहाँ पे 4 कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए थे। जो 4 कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए थे उनका खात्मा कर दिया जाता है और एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये 4 कोर्ट्स थे ढाका में, कलकत्ता में, पटना में और मुर्शिदाबाद में। तो ये किसने एस्टेब्लिश किए थे? ये कॉर्नवालिस साहब ने एस्टेब्लिश किए थे। तो इनको एबॉलिश कर दिया जाता है और एक हाई कोर्ट का गठन कर दिया जाता है, सिंपल। तो ये जो हाई कोर्ट का गठन कर दिया, इससे एक और बड़ा बदलाव हो गया। चौथी चीज़, एक बदलाव और होता है। देखिए यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, सिविल सर्विसेज। तो मैं एक बहुत छोटी लाइन में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सिविल सर्विसेज क्लोज थी, कुछ ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये ना एक अलग तरीके से था, मतलब क्लोज्ड ग्रुप था, समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे इस क्लोज्ड ग्रुप का खात्मा कर दिया जाता है। यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज इनको ओपन कर दिया जाता है। इसको ओपन कर दिया जाता है किसके लिए? इंडियंस के लिए। प्लस इसमें डिस्क्रिमिनेशन कम कर दी जाती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इन सबको आपने ध्यान में रखना है जब भी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनोपोली, ये हो गया ट्रेड का डिपार्टमेंट। काउंसिल, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट। ये हो गया जस्टिस का डिपार्टमेंट, और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट। तो आप समझ सकते हैं किस तरह यहाँ पे बदलाव आ रहे हैं लगातार हर एक सेक्टर में, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, चाहे वो कुछ भी है, एजुकेशन है। तो इसमें लगातार किस तरह बदलाव आ रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के इन संशोधनों या चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट के साथ किस तरह भारत में उस चीज़ का असर आम लोगों पर देखने के लिए मिलता है। किस तरह डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, किस तरह वॉर्स फाइट आउट की जाती हैं, किस तरह कॉटन की खेती बढ़ाई जाती है। हम आने वाले टाइम में ये भी देखेंगे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय किसान थे उनके साथ एग्रीमेंट किए टाइम टू टाइम, चाहे वो कॉटन की खेती है, चाहे वो नील की खेती है, चाहे वो और कोई कैश क्रॉप्स है। तो ये सीरीज इस तरह चलेगी।
धीरे धीरे देखिए बीच में कुछ चीज़ें छोड़ी हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं बड़े बड़े पिलर्स पे। जब वो हम कर लेंगे फिर उसके साथ हम अंडरलाइन छोटी छोटी जो एलिमेंट्स हैं उनको भी कंसीडर करेंगे और फिर एक होलिस्टिक पिक्चर बन के तैयार होगी और फिर वो आप अच्छी तरह से उसको ग्रहण कर सकेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार। हैव ए गुड डे।